डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 12 में ये टॉपिक्स मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, डीमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल एंड द ब्रॉगली इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में बोर्स मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर मॉडल is based upon Max Planck quantum theory। और प्लांक क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया है? लाइट एनर्जी और रेडिएशंस travel in discontinuous manner, that is emits or absorbed by a surface in discontinuous manner, clear, not continuous. These are in the form of energy packets or bundles called photons। यानी कहीं से भी हमारे पास में यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं या कहीं अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ये दोनों ही जो है हमारे पास हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में होगा। These packets are called quantum photon। ठीक, और फोटॉन को यहाँ कैसा लिया गया है? पार्टिकल। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या प्रूव कर रही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल के रूप में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, उसी पार्टिकल नेचर के आधार पर जो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी भी ली गई हमारे पास। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर बोर एटॉमिक मॉडल के मेरिट्स क्या क्या हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था, मेरिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, दैट इज सक्सेस पॉइंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। कहाँ कहाँ सक्सेस हुए वो हम लोगों को जानना है। ठीक, सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड की कमी क्या थी। रदरफोर्ड अपने मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में अनेबल थे। और बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले यही पॉइंट लिया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ही एक्सप्लेन किया गया है, जहां डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिटल पाथ लिया गया था। क्लियर? वहां बताया गया था कि डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वहां पर इनके मूविंग के दौरान जो है कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। क्लियर? तो सबसे पहला हमारे पास में है कि बोर मॉडल is explained stability of an atom। पहला तो हमारे पास में इनका सक्सेस पॉइंट यही था। ठीक, दूसरी बात वहां पर मैंने बताया था आपको कि जो सर्कुलर डेफिनिट ऑर्बिट्स थे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एक डेफिनिट एनर्जी लेवल को शो कर रहे थे। ठीक है ना? और इन डेफिनिट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को फाइंड आउट किया गया है इस थ्योरी में। वो एनर्जी कितनी है आइए वो देखते हैं। ठीक, ये सेकंड नंबर, एनर्जी ऑफ अ डेफिनिट एनर्जी लेवल। इसको जो है कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया गया है, दैट इज -2.18 into 10 to power -18 Z square upon N square जूल। जूल में इसको फाइंड किया गया था पर एटम। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power -19 जूल।
तो जूल से में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, यू डिवाइड दिस वैल्यू बाय दिस, देन यू गॉट -13.6 Z square upon N square electron volt per atom. Clear? Where Z you know atomic number, N is the principal quantum number, it is number of shell. यदि हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, then Z will be 1. ठीक है ना? For hydrogen atom Z is taken 1, then En is equal to -13.6 upon N square electron volt per atom for only hydrogen atom. Clear? In the same way, radius of energy level is also calculated by this model. Radius of energy level. Clear? It is calculated as given. Rn is equal to 0.529 there N square upon Z angstrom में है. Clear? It is in angstrom. Clear? इसको हम जो है पिकोमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. For hydrogen, Z is equal to taken 1, then Rn is equal to 0.529 into N square in angstrom. Clear? For first shell, for N is equal to 1, which is the nearest shell to the nucleus, what will be radius? R1 is equal to 0.529 angstrom. Clear? And it is called Bohr's radius. Bohr's radius. Now we go. इसके अलावा जो बोर्स मॉडल है, आपके रदरफोर्ड की एक और ड्रॉबैक थी. रदरफोर्ड जो है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे थे, और बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक, the explanation of the line spectrum. Clear? Is a merit of Bohr's model. Where you know, for line spectrum frequency what will be, that is the delta E upon H. इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड देयर wave numbers, that is total number of lines, is equal to 1 upon lambda for wavelength. It is calculated by this. ये फॉर्मूला हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस में पढ़ चुके हैं, where R is called Rydberg constant and Z is atomic number. Now what is the third achievement? Sorry, last fifth achievement. He also calculated velocity of an electron in a definite orbit. Velocity of electron in an energy level. It is as given. Vm is 2.19 into 10 to power 6
into Z upon N meter per second. That Z is the atomic number for hydrogen. Z will be 1. And is the principal quantum number. These are merits of Bohr's atomic model. इतने कामयाब होने के बावजूद भी जो है कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए, ठीक है ना। उन ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन करने में बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल रहा। ये उसके डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, आइए वो देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, डीमेरिट्स or you can say drawbacks or limitations of Bohr's atomic model. वो limitations क्या क्या हैं, आइए वो देखते हैं। यहाँ जो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया था वो मालूम है, वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन किया गया। उसके अलावा ऐसे आयंस जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके लिए एक्सप्लेन किया गया। जहां मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है ना। ये लाइन स्पेक्ट्रम was explained for hydrogen atom or ions contain only one electron, like Li plus, He plus 2, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे आयंस जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, उनमें तो ये बात एक्सप्लेन की गई कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल में हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक वहां से लौट रहा है, किस प्रकार से इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पॉसिबल है। मगर जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक सेकंड थर्ड फोर्थ एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से कैसे जंप कर रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है आपका जेमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है ना। इट वॉज अनेबल जेमान इफेक्ट। जेमान इफेक्ट क्या है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक मैग्नेट रखा हुआ है हमारे पास में, इट्स नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। यहां से स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग पास कर रहे हैं, मालूम क्या होता है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस स्पेक्ट्रल लाइन splits into many small लाइंस। जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई वहां पर जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन और भी कई लाइनों में स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई फिर कंबाइन हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीनॉन इफेक्ट। दैट मींस splitting of spectral line in the magnetic field is called Zeeman effect. In the same way, it was unable to explain Stark effect. In the same way, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, अब इसकी जगह हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें। दिस इज एनोड एंड दिस इज अ कैथोड। यहाँ पर भी वही घटना देखने को मिलती है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन is also splitted. It is called Stark effect.
ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को नील्स बोर समझा नहीं पाया. That means splitting of spectral line in electric field is called Stark effect. इसके अलावा जब यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है, उसके लिए जो है हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रल लाइन की जब स्टडी की गई तो माना गया जैसे ये हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइन है इस प्रकार से स्पेक्ट्रम में, ठीक. जब इसको जो है हाई रिजॉल्विंग मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोप की स्टडी की गई तो पाया गया ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इसके अंदर फिर बहुत सी महीन लाइन से इस प्रकार से ऐसे इन दिस ये इस प्रकार से. तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर भी ये लाइंस कहां से आई, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक. तो दिस मॉडल वाज अनेबल to explain, find structure of spectral line, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. क्लियर. इन द सेम वे दिस was also against to Heisenberg principle. It was against to Heisenberg's principle. Heisenberg principle क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे. क्लियर. ये इसके अलावा यहां पर it is unable to explain ability of एटम. क्लियर. ये काहे के लिए कि ये जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो कह सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग. क्यों केमिकल बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्या जरूरत है, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन के अगेंस्ट था, ठीक है. इट वाज अगेंस्ट टू डी ब्रॉगली इक्वेशन. एक्चुअली डी ब्रॉगली इक्वेशन में माना गया है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और बोर ने केवल पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया है, वेव नेचर को इग्नोर किया. क्लियर. नाउ वी गो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम. सपोज this is first energy level in this way and this is infinite level. Ionization means क्या होता है, completely removal of electron from an atom. उसको बिल्कुल बाहर निकाल दें, ये कहलाता है आयनाइजेशन. और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, यहाँ पे हमारे पास, ठीक, वहां पर क्या कंडीशन होगी, जरा ध्यान दीजिएगा. इन n is equal to 1, what will be energy there, even will be minus 13.6 upon, हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, 13.6 upon n square into z square. For hydrogen atom, z is equal to 1. So you take in 1 square. Electron volt, that is minus 13.6 electron volt per atom. Clear? For the hydrogen, now at infinite, what will be energy? You find out.
minus 13.6 upon infinite. When you divide by infinite, then comes 0. So at infinite, energy is 0. तो कितनी एनर्जी हमारी यहाँ कंज्यूम हो रही है अनाइजेशन में, उसे कहते हैं अनाइजेशन. कंज्यूम एनर्जी, that is annihilation enthalpy. Consumed energy. What will be? That E infinite minus E1. Clear? E infinite is 0 minus 13.6 electron volt. That it comes plus 13.6 electron volt per atom. It is the annihilation enthalpy of hydrogen atom. यानी हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. प्लस का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और कहीं नेगेटिव लगा हो इसका मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी. क्लियर? नाउ वी गो अनदर टॉपिक, सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल. अब देखिए ये मॉडल आपका सिलेबस से हट चुका है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है. मगर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के हम लोग दो कॉन्सेप्ट खाली पढ़ दिए, ठीक, ओनली टू कॉन्सेप्ट. जो इनके मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास, ठीक. पहला इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जहाँ पर बोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आगे के लिए, जहाँ बोर ने बताया था दे आर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. इन्होंने कहा दे आर मेनली ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल, वो एलिप्स के रूप में होते हैं, ठीक है. क्लियर? और न्यूक्लियस मालूम कहाँ होता है? उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि फिजिक्स में आपने कहीं पढ़ा हुआ है कैलकुलस लॉ, ठीक. इस से ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं और ये इसकी फोकस है, ठीक. ये फोकस है, यहाँ दो फोकस होते हैं S1 और S2, ठीक. इन पर कहीं यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये बात पाई गई इन दिस, ठीक है. अब यहाँ पर दो हमारे पास एक्सिस हैं, दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस. जैसे जैसे माइनर एक्सिस बड़ी होती जाएगी और मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगी, ठीक, ऑर्बिट बिकम्स सर्कुलर. क्लियर? और दूसरी बात ये है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और रखी. बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स, दैट इज एनर्जी लेवल्स. सोमरफेल्ड ने कहा एनर्जी लेवल के भीतर भी लेवल्स होते हैं, दैट्स आर कॉल्ड सब एनर्जी लेवल ऑफ सब ऑर्बिट्स, और उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये बात कही, ठीक. तो उन्होंने कहा कि दे आर सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट्स या सब शेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एनर्जी लेवल, या मेन एनर्जी लेवल कह सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल, ठीक. और उनमें इलेक्ट्रॉन फिर रिवॉल्व करते हैं. ये बात सोमरफेल्ड ने बताई. क्लियर? आइए डी ब्रोगली के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पा लेते हैं. डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक. देखिए पहली बात तो डी ब्रोगली में ये मान के चले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल और साथ ही साथ में वेव नेचर को भी शो कर रहा है. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो ही है,
वो बात तो प्रूव की गई है पहले, ठीक है ना, बट इट आल्सो बिहेव्स एज अ वेव, यानी हमारे पास में ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ यूं ही रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, वो वेव की तरह रोटेट कर रहा है इन दिस वे। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इन दिस वे, ऐसे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इन दिस, ऐसे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार से पाथ है इसका ऐसे रोटेट कर रहा है इन दिस, ऐसे वेव की तरह चल रहा है, क्लियर। वो सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं भाग रहा है, इन दिस वे, इस प्रकार से ऐसे भाग रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। और डी ब्रॉगली ने जो है दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को लेकर के इक्वेशन बनाई है, उसे कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली an electron shows wave nature and particle nature. And wave nature during motion in an orbit or energy level, वहां दोनों नेचर शो कर रहा है, ठीक। दिस रिलेशन is given by इसके लिए ये रिलेशन है आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन m is p. This is mathematical relation. ठीक, this equation given by de Broglie in 1924. ये 1924 की स्टडी है डी ब्रॉगली की। तो डी ब्रॉगली ने बताया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूल नेचर, और ड्यूल नेचर को उन्होंने प्रूव किया। उसको प्रूव करके उन्होंने के मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड किया है पार्टिकल नेचर में और वेव नेचर। ठीक, ये कैसे, आइए देखें यहां पर। यू नो व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज wavelength of electron during motion in a shell. जब वो मूव कर रहा है वहां किसी वेवलेंथ कितनी है उसके लिए बात की गई है। एंड यू नो P इज द मोमेंटम, और मोमेंटम हमेशा किसका होता है? पार्टिकल का, ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। एंड यू नो momentum is equal to mass into velocity, so there m is the mass of electron and v is the velocity of electron. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये मोमेंट इलेक्ट्रॉन में ही क्यों है, क्या और किसी मैटर में नहीं है? ठीक, कोई पत्थर के टुकड़े को हम लोग मोशन में लाए, वहां पर नहीं है क्या? वहां पर भी है, मगर वह इनसिग्निफिकेंट है, महसूस नहीं होती। क्यों? आइए देखते हैं क्या नेचर कारण है इसका। यहां पर ध्यान रखिएगा, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ठीक है ना, और रेसिप्रोकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लैम्डा क्या है हमारे पास में? वेव नेचर को शो कर रहा है। एंड P क्या शो कर रहा है? मास, पार्टिकल नेचर को। तो यहां से क्या मिला आपको?
जब पार्टिकल नेचर बढ़ेगा तो वेव नेचर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, हाईली ग्रेटर द पार्टिकल नेचर, वेव नेचर इज नेग्लिजिबल। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास है, ठीक है ना। ऐसे में पार्टिकल नेचर कम हो जाता है और वेव नेचर बढ़ जाता है। आप किसी बॉडी को मूव करा रहे हैं, बॉल को मूव करा रहे हैं, तो वहां पार्टिकल नेचर बढ़ जाता है बहुत अधिक, ठीक है ना। ये वेव नेचर बिल्कुल कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन में से अपोजिट है कि पार्टिकल नेचर बहुत कम है, मास नेग्लिजिबल है, तो वेव नेचर ज्यादा है हमारे पास। ठीक, तो ये दोनों जो हैं इनवर्सली रिलेटेड है। अब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे डिराइव की गई है उसके बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ।